हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जो हमारा महासंग्राम रिवीजन क्लास चल रहा था उसी में यह एक और वीडियो है। और आप सबसे जो हमने पोल किया था कि कैसे क्वेश्चंस लाया जाए, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, तो आप सब में से बहुत सारे बच्चे कहे कि सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कराइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एमसीक्यू टाइप वाले बच्चों को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। मैं आज से कोशिश करूंगा, ठीक है, कि हर दिन 2 वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको, आज है 9 मार्च, लेकिन आपको यह वीडियो 10 मार्च को मिलेगा और 10 मार्च को ही आपको शायद दूसरा भी वीडियो मिले और उस वीडियो में मैं आप सबको एमसीक्यूज कराऊंगा, ठीक है। तो जिनका भी एमसीक्यू है वो सभी लोग उस वीडियो को भी देखें, जिससे उनका प्रिपरेशन बेहतर हो सके और यहां से कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। चलो समय नहीं बर्बाद करते, टॉपिक पर सीधे आते हैं। जो हमारा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 1 है उसमें मैंने आप सबको बता दिया था। जो हमारा यूनिट 1 है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसमें मैंने आप सबको समझा दिया था कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख लीजिए। और ये सभी जो क्वेश्चंस मैं अब लेकर आ रहा हूं, जैसे पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आप सबको पोलराइजेशन ऑफ आयंस एंड फजांस रूल समझाया था। ये सभी चीजें नए पैटर्न पर ला रहा हूं। जो हमने पिछला एक वीडियो बनाया था, आई बटन पर वह भी मिल जाएगा, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एग्जाम पैटर्न बना है वो कैसा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर हमारे पास कहता है कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। व्हाट इज लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है, और हाउ लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो सोडियम क्लोराइड है इस पर हम एन आयनिक सॉलिड इज इवेल्युएटेड बाय बॉर्न-हाइबर साइकिल। तो यहां पर समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ये जो पहला क्वेश्चन है ना, यही आपके एग्जाम में आएगा भी। मैंने क्या कहा, आएगा भी, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ फजांस रूल भी आएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है जो लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न-हाइबर साइकिल से है, और यही क्वेश्चन आएगा 100% मान कर चलना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार ही करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, और उसके साथ साथ आपको बताना है कि बॉर्न-हाइबर साइकिल क्या होता है, ठीक है। और वो भी बॉर्न-हाइबर साइकिल जो है वह सोडियम क्लोराइड के आयनिक सॉलिड बनने से कैसे बॉर्न-हाइबर साइकिल का रिलेशन है, इसके बारे में समझाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे रिलेटेड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बॉर्न-हाइबर साइकिल। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये आपको सेक्शन सी में मिलेगा, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये आपको सेक्शन बी में मिलेगा, ठीक है। और ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, डिफाइन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को डिफाइन करिए एंड एक्सप्लेन इट्स कैलकुलेशन यूजिंग बाय बॉर्न-हाइबर साइकिल, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं, इन चीजों को समझते हैं। और अगर आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि एक नोटिफिकेशन मतलब कि आपके एग्जाम में बहुत बड़ा फर्क डालेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते। और एक बात मैं बता देता हूं, हो सकता है मैं यहाँ पर नोट्स ना डिस्कस करूं, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा होगा तो नोट्स नहीं डिस्कस किया जाएगा। तो वो सभी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, क्योंकि हम इन चीजों पर बहुत ही बार वीडियो बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आई बटन पर, वहां पर मैंने आप सबको यूनिट 1 के सभी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या हमारा वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे बोल देता हूं और
फिर जाकर चेक करता हूं तो वीडियो ही नहीं चलता। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो चलो लैटिस एनर्जी के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बॉर्न हाइपर साइकिल के बारे में समझेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जरूर कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे आप कुछ भी हम बताएंगे नोट कर सकेंगे। अदरवाइज आपको फिर से वीडियो देखना पड़ जाएगा, अगर नहीं कुछ भी भूल गए तो उन चीजों को वीडियो के माध्यम से नहीं, उन चीजों को अपने नोट्स के माध्यम से समझो। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो फिर से देखोगे तो मतलब समय बर्बाद होगा एक तरीके से, क्योंकि आपके पास अब समय कम है, आपका एग्जाम करीब हो आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से बनाओ। देखो, मैं अपने दाढ़ी बाल को भी कटा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल रहा है। मैं आप सबके प्रिपरेशन में अपने खुद के कॉलेज में मैं भी बीएड कर रहा हूँ, आप सबको मैं टीचिंग स्किल सीख रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वह बेहतर बनवा सकूं। ठीक है, और इसी में मुझे भी समय नहीं मिल रहा है। मैं आप सबके वीडियो को रात के 12 बजे रिकॉर्ड करता हूं, जिससे कोई भी आवाज ना हो। तो इन चीजों को फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, ऐसा मत करिए कि वीडियो देख लिए काम खत्म, ऐसा मत करिए। वीडियो को फायदा उठाइए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एक एक मिनट का फायदा उठाइए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या है, लैटिस एनर्जी। कि लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी। तो ध्यान से सुनना, और अगर कुछ भी गलत हो जाता है मेरे लिखने में तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि समय को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीजों पर ऑलरेडी बहुत सारा बात किया गया। देखो, हम जानते हैं कि कोई भी आयन हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ए कोई आयन है, चलो मान लेते हैं प्लस आयन है। ठीक है, और बी भी कोई आयन है, मान लेते हैं माइनस आयन है। ठीक है, तो ये जो आयन्स हैं वो मान लेते हैं फ्री गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में पहले समझो। ठीक है, ये हमारे पास मान लो कि ऐसे ऐसे गैस इधर है। ठीक है, ये मान लो कि गैसियस स्टेट में है, तो इसे हम थोड़ा सर्कल कर देते हैं जिससे आसानी से आपको दिखे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास कोई ए प्लस आयन है और कोई बी माइनस आयन है। ध्यान से सुनना, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, समझ लो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जैसे हमारे पास वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में दो आयन ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, हमेशा कुछ भी आयन्स घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आयन्स एक दूसरे के जब करीब आते हैं, ठीक है, मान लो ये करीब आ चुके हैं, तो इनके बीच में अब जब ये प्लस आयन है और ये माइनस आयन है, और इन दोनों आयन का ये खासियत है कि ये दोनों आयन जो है वो फ्री गैसियस स्टेट में है। ठीक है, मतलब फ्री गैसियस आयन्स है। ठीक है, फ्री गैसियस आयन का क्या मतलब है, गैसियस का तो मैंने मतलब समझा दिया कि गैस में है। ठीक है, फ्री का मतलब यह है कि ये किधर भी मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों आयन एक दूसरे के करीब आते हैं, मान लो जैसे ये हमारे पास एक ए प्लस आयन है और ये एक बी माइनस आयन है, ये दोनों फ्री गैसियस स्टेट में घूम रहे हैं। अब जैसे ही ये करीब आए, ठीक है, तो इनके बीच क्या बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनने लग जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों आयन है, वो भी अपोजिट चार्ज वाले आयन है, तो इनके बीच एक आयन बनने लग जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो आयन बनेगा वह क्या होगा, ए प्लस होगा और बी माइनस होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब इसकी मात्रा मतलब समझ गए ना, क्वांटिटी। ठीक है, एक मोल हो जाए, जब इसी की क्वांटिटी, जैसे ये दोनों जब एक दूसरे से मिले तो इसकी कुछ मात्रा तो हो जाएगी ना, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ भार होगा, इसका कुछ आकार बनेगा, तो उसी को ही हम कह सकते। वैसे ही एक कुछ मात्रा भी होगी इनकी कुछ मात्रा भी होगी। तो इस मात्रा का जो वैल्यू हो वो 1 मोल हो, तो इस सिचुएशन में जो इनके मिलने से बना हुआ कंपाउंड है, यानी कि आयनिक कंपाउंड है, उस जब ये आयनिक कंपाउंड बना तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस सिचुएशन में जो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्लियर, फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसी को दूसरे तरीके से मैं समझा देता हूं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अब यहां पर रिएक्शन के तौर पर समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई ए प्लस आयन है और प्लस बी माइनस आयन है। ठीक है, लेकिन कैसे है, फ्री गैसियस स्टेट में।
यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर एक आयनिक कंपाउंड बनता है A+B-, और ये जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में चले आते हैं और इनके बनने से कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर? आई थिंक आप सबको लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और इसके नीचे लिख दीजिए कि ये हमारे पास है, यहां पर लिख दीजिए कि ये हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। क्लियर? आई थिंक अब आप सबको लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके से इसी का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बना, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बना A+ और B-, ठीक है, ये हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है और इस आयनिक कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसे हमने कहा लैटिस एनर्जी। ठीक, तो इस एनर्जी की कुछ तो वैल्यू होगी। मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो 110 मान लेते हैं। ठीक है, 10 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, इसकी एनर्जी जो है वो मान लीजिए 10 है। तो अगर इसी कंपाउंड को, यह जो आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड को इतनी ही मात्रा, यानी कि अगर हम 10 किलो जूल पर मोल दे देते हैं तो यह जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है ये फिर से उसी स्टेट में ब्रेक हो जाएगा जैसे यह प्रारंभ में मिलाया गए थे। क्लियर? तो यानी कि ये फिर से अपने गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आया कि ये जो हमारे पास 10 है इसे हम U फिर से लिख देते हैं क्योंकि हम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहते थे। तो इस प्रकार से क्या समझ में आया कि जब भी दो फ्री गैसियस आयंस मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और इस आयनिक कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ही हम लैटिस एनर्जी कहेंगे अगर इस आयनिक कंपाउंड की जो मात्रा हो वो 1 मोल हो। ये बात ध्यान में रखना, अगर आपके एग्जाम एमसीक्यू होते हैं तो ये 100% क्वेश्चन बन सकता है कि जब लैटिस एनर्जी बनता है तो आयनिक कंपाउंड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो आपको 1 मोल पर टिक करना रहेगा। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन क्या बन सकता है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उस आयनिक कंपाउंड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतने ही एनर्जी को अगर इस आयनिक कंपाउंड को हम दे रहे हैं तो इस सिचुएशन में वह फिर से अपने पुनः सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी कि जैसे वो प्रारंभ में मिलाए गए थे। तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी लगी हुई है, यहां पर क्या हुआ, ये एनर्जी जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पर एक डाउन एरो मैं बना देता हूं, यानी कि ये लगा हुआ है और ये जो एरो दिखा रहा है ये निकला हुआ एरो है। ठीक है, तो इस एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। अब एक बात और समझो, क्या यह पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो यहां पर क्या होता है कि अगर यह जो लैटिस एनर्जी निकल रही है, जो U का वैल्यू है वो अगर बढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये एरो का मतलब क्या, इसका जो U का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में जो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड जो होगा वह भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि अगर किसी भी लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने में जो लैटिस एनर्जी का वैल्यू है वो बढ़ा। ठीक है, जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड के बनने में लैटिस एनर्जी की वैल्यू 10 हुई, किसी कंपाउंड के बनने में लैटिस एनर्जी की वैल्यू 20 हो गई, तो जो 20 वाला आयनिक कंपाउंड होगा वो 10 वाले आयनिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गई बात? तो लैटिस एनर्जी का यही कॉन्सेप्ट था और ये समझाने का मतलब ये है कि आप सबके एमसीक्यू भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और जिनके रिटन है उन्हें तो सब कुछ लिखना ही रहेगा कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी का रिएक्शन देना पड़ेगा जो मैंने यहां पर दिखाया, और यह जो वैल्यू बढ़ रही है लैटिस एनर्जी का तो उनका आयनिक कंपाउंड भी स्टेबल होगा। ये चीजें आपको दिखाना है। ठीक है, और तो कुछ नहीं बच रहा ना।
ठीक है, लैटिस एनर्जी का यही इतना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं बॉर्न हैबर साइकिल के कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान से देखना कि बॉर्न हैबर साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो लैटिस एनर्जी और बॉर्न हैबर साइकिल जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। और आई थिंक आप सब नोट तो जरूर कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो आप लोग बैक कर लीजिएगा वीडियो, क्योंकि मैंने आप सबको समय नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पर अब समझते हैं हम कि बॉर्न हैबर साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, बॉर्न हैबर साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है। क्या कहता है बॉर्न हैबर साइकिल कि जो हमारे लेटेस्ट एनर्जी रिलीज हुई है इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बॉर्न हैबर साइकिल का। यहां पर पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल। ये हमारे पास अब टॉपिक बन चुका है। ठीक है, कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो आयनिक कंपाउंड के बनने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसी के बीच एक रिलेशन बनाता है, और उसी रिलेशन से हमें कुछ वैल्यू निकाल कर देता है, और वह वैल्यू जो होती है वह हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। और उसी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए बॉर्न और हैबर ने एक साइकिल का प्रतिपादन किया था जिसे हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। क्लियर? एक बार मैं फिर से वीडियो देख लेता हूं, चल तो रहा है ना? हाँ, चल रहा है। ठीक है, तो क्या मैंने समझाया कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है एक ओरल तरीके से। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए है। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड के लिए यह वैलिड नहीं है, केवल यह आयनिक कंपाउंड में बॉर्न और हैबर ने रिसर्च किया था अपना, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो बॉर्न हैबर साइकिल है यहां पर आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो आयनिक कंपाउंड जो बॉर्न हैबर साइकिल है यह बेसिकली हेस के नियम पर आधारित है। यानी कि हेस का नियम हमने इंटर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हेस लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड ए स्थिति में है, ठीक है, और इसी कंपाउंड ए को हम किसी तरीके से बी स्थिति में लाते हैं, और इसी कंपाउंड को हम सी स्थिति में लाते हैं, और इसी को ही हम डी स्थिति में लाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है E1, यहां पर मान लीजिए रिलीज हुई है E2, और यहां पर रिलीज हुई है E3। ठीक है, तो अगर A से हम सीधे D पर पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से, तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है E, उसका जो वैल्यू होता है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस E4 होता है। क्लियर? ये हमारा हेस लॉ है। हेस का नियम यही कहता है, हम लोगों ने इंटर में पढ़ा है, तो इसके डिफिनेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमने केवल आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया है कि हेस लॉ क्या कहता है। क्लियर? तो हेस लॉ आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। तो हेस लॉ पर ही बॉर्न हैबर साइकिल आधारित है। ठीक है, यहां पर कहता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि यह समझना जरूरी है। हेस लॉ यह कहता है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए स्थिति में, ठीक है, तो ए स्थिति से अगर हम बी स्थिति में पहुंचाते हैं तो E1 रिलीज हो रहा है, बी से सी स्थिति में पहुंचा रहे हैं तो E2 रिलीज हो रहा है, सी से डी स्थिति में पहुंचा रहे हैं तो E3 रिलीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से ए से सीधे डी पर हम पहुंच जाते हैं तो इस समय भी जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी की वैल्यू इन सबके योग के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यह वैल्यू कुछ और हो जाएगा। अगर इन सब का योग 15 आ रहा है तो यह एग्जैक्ट 15 ही आएगा, उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। यह हेस का नियम है। ठीक है, तो इसी साइकिल का बॉर्न और हैबर ने इसका यूज किया और इसी से अपना एक साइकिल दिया जो हम आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको मैंने कुछ चीजें समझा दी, और चीजें भाई समझ लेते हैं। देखो, जो बॉर्न हैबर साइकिल होता है ना, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब क्या करता है कि बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने में हीट ऑफ फॉर्मेशन के वैल्यू को निकालने में मदद करता है। मतलब क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहां पर समझो।
देखो अगर हम किसी ए को बी स्थिति में ला रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हुई, बी से सी स्थिति में ला रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हुई, सी से डी स्थिति में ला रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अगर ए से हम सीधे डी स्थिति में ला रहे हैं तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज हुई, और इसी एनर्जी को ही हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या कि फॉर्मेशन का ऊर्जा, हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब, बनने का ऊर्जा। तो जब हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को ही हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। इतना समझ में आए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू हम बॉर्न-हाइबर साइकिल की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको अब समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब यह भी समझ लो कि जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम H से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और E से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन वहां पर बताया गया होगा कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो अब यहां पर समझो, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है, ये जो मैं चीजें समझा रहा हूं ये आप सबके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो रिटन के लिए उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम एमसीक्यू होगा उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बॉर्न-हाइबर साइकिल किसके साइकिल पर, किसके लॉ पर आधारित है। ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उसमें आपको टिक करना रहेगा कि हेस के नियम पर आधारित है। ठीक है, और जिनके एग्जाम रिटन है उन्हें तो क्लियर लिखना रहेगा कि बॉर्न-हाइबर साइकिल जो है वह हेस के नियम पर आधारित है। ठीक है, और यहां पर जो मैं समझाने वाला हूं यह भी ध्यान से सुनना। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, देखो मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो यहां पर आयनिक कंपाउंड बना हुआ है वो भी स्टेबल होता चला जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी वह भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब कब होगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर मैंने आप सबको समझा दिया। अब हम बात करते हैं सीधे बॉर्न-हाइबर साइकिल का जो स्टेप होता है, ठीक है, जिससे हम इसके एग्जाम्पल को भी समझा सके। ठीक है, तो हमने बॉर्न-हाइबर साइकिल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन्हें समझा दिया। अब चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आई थिंक अब आप सबको समझ में तो बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। और अगर कुछ भी, देखो नोट्स मैं यहाँ पर नहीं बनवा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी इन सब पर बना चुका हूं। तो आई थिंक आप सबको अगर नोट्स की जरूरत है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर कुछ भी समस्या होगी तो आप लोग चैट कर दीजिएगा वहीं पर, मैं उन्हें रिप्लाई भी कर देता हूं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आगे। तो बॉर्न-हाइबर साइकिल में सबसे पहला स्टेप ये है, अगर एलिमेंट से, ठीक है, एलिमेंट्स से आयनिक कंपाउंड बनाना है तो क्या होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाने में कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कि जो एलिमेंट होता है, मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनना, जो एलिमेंट होता है वो अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है तो इसे हम सबसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यही कहता है लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि वो जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा तो वो दोनों ही क्या होंगे, फ्री गैसियस एटम या फ्री गैसियस आयन होंगे। तो इस वजह से जब भी एलिमेंट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा, सॉलिड हो या लिक्विड स्टेट में हो, तो उन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जब एलिमेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो इन्हें हमें आयन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फ्री गैसियस एटम्स को या फिर फ्री गैसियस एलिमेंट्स को हमें किस में बनाना है,
हमें इसे आयन में बदलना है, आयन्स में बदलना है। क्लियर? ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है? तीसरा स्टेप ये कहता है कि जब आयन्स बन चुके हैं तो इनसे हमें क्या करना है? सीधे आयनिक कंपाउंड बनाना है। तो ये आयन्स मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया। तो यही 3 स्टेप होते हैं बॉर्न हेबर साइकिल में। अब मैं इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मैंने आप सबको जो क्वेश्चन नोट कराया था उसमें मैंने आप सबके लिए, वहां पर आप लोगों ने नोट किया होगा, तो यहां पर मैंने आप सबको दिखाया था कि हमें सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करना है। तो चलो सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड चीजों को समझते हैं। वही हमारे इस वीडियो का एग्जाम्पल भी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर उधर मत भटको। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे रहो, चीजों को ध्यान से सुनो, ईयरफोन लगाकर बैठे रहो, कॉपी पेन पानी सब कुछ पास में लेकर बैठे रहो, कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, वही आपके लिए बहुत फायदा है। ठीक है, यहीं पर ही नहीं, आगे भी फायदा देगा। ठीक है, तो कितने मिनट का वीडियो हो गया? चलो अब एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, जिससे इस वीडियो को हम कट कर देंगे। ठीक है, मतलब यह कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल पहले आता है, ध्यान से देखना। पहले सोडियम होता है। ठीक है, और सोडियम जो होता है वो हमें पता है सॉलिड स्टेट में होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जान जाइए कि जो सोडियम होता है वो हमेशा नेचर में सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, जब सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, और जो क्लोरीन होता है वो हमेशा एक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, यानी कि Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो इसका हम आधा मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, और यह जो मॉलिक्यूल होगा वो गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो गैसियस स्टेट में ही होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि जब सॉलिड स्टेट में हो, अभी जो मैंने लिखवाया था पहला स्टेप आप लोगों ने नोट किया जरूर होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा उसे, कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो उन्हें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस वजह से यहां पर जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है इसे हम सोडियम का गैसियस स्टेट में बदलेंगे। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास 1/2 Cl2 है यह ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है। तो किसी भी सॉलिड को अगर हमें गैसियस स्टेट में बदलना है तो वहां पर कौन सा एनर्जी यूज होता है? वहां पर ऊर्ध्वापातन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिख दीजिए हीट ऑफ, क्या कहते हैं उसे? हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं HS। HS का मतलब क्या? हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यही जो हमारे पास Cl2 है, ठीक है, तो इस Cl2 को हम पहले ब्रेक करते हैं, क्योंकि यह एक मॉलिक्यूल के रूप में है। तो मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसे आयन बनाएंगे। ठीक है, आयन एलिमेंट बनाएंगे। तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं, अगर ब्रेक करना है तो हीट ऑफ डिसोसिएशन यूज करना है, यानी कि वियोजन की ऊर्जा। तो इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं HD। ठीक, और यहां पर जो Cl2 है वह किस में बदल जाएगा? Na जो है वो गैसियस स्टेट में बदल गया, और Cl2 जो है वह Cl में बदल जाएगा, और यह गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहां पर जब ये हो गया तो इस Na को हम क्या करते हैं और इस Cl को क्या करते हैं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इस Na से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, क्या कर रहे? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर यूज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आप सबको समझाया है कि जब किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से जब हम एक एलिमेंट को निकालते हैं तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी जो लगती है उसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर जो Na है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो गया और गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है। ठीक है, जो Cl है यहां पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी यूज कर रहे, तो इस सिचुएशन में यह जो Cl है ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया और गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना। अब यहां पर अब लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। जब दो फ्री गैसियस आयन A प्लस और B माइनस आते हैं, ठीक, तो ये क्या होते हैं?
ए प्लस और बी माइनस एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और उनसे एनर्जी रिलीज होती है। यही हमारा लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कि ये जो अभी मैंने यहां पर दिखाया, ठीक है, इसे थोड़ा अलग करते हैं। यहां पर जो होता है ये, अब जब ये दोनों एक दूसरे से एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, NaCl एक सॉलिड स्टेट का कंपाउंड बना रहे, ठीक है, तो इनसे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी, जिसे हम EL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यह एनर्जी निकलती है, तो इसलिए यहां पर कई बुक में देखा जाता है कि यहां पर प्लस लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है, लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मत लिखिए, ठीक है। और अब देखो यहां से अगर इसे हम डायरेक्ट प्राप्त करें, यानी कि Na सॉलिड से और Cl2 गैस से अगर हम डायरेक्ट NaCl प्राप्त कर रहे हैं, तो यहां पर भी एनर्जी या तो लगेगी या तो निकलेगी, ठीक। तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी लग रही है या निकल रही है, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर यह जो एनर्जी है वह लग रही है या निकल रही है, वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो जो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ये E का वैल्यू, तो इसे हम E ना लिखकर इसे हम लिख देते हैं U, ठीक है। तो यह जो U होता है, हेस के नियम के अकॉर्डिंग U इज इक्वल टू HS प्लस HD प्लस यहां पर EA प्लस IE प्लस EL, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, आप लोगों के बुक में दिया होगा कि यहां पर एक माइनस होगा और कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस में भी होंगे, कुछ प्लस में भी होंगे, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, वास्तव में मैं यह कह रहा हूं कि जो माइनस वाले है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डालना रहता है, तो वहां पर हमें एनर्जी का उपयोग करना रहता है। तो इस वजह से यहां पर जो एनर्जी यहां पर एनर्जी लग रही है, तो इस वजह से माइनस हो जाता है। तो ये सभी चीजें फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो वो उन्हें आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो उन्हें छोड़ दीजिए, ऐसे आप लोग बना दीजिए, ठीक है, ये भी सही है। वास्तव में जब वैल्यू निकाला जाता है तो वो प्लस माइनस में होता है, ये थोड़ी ना साइन प्लस माइनस में होता है, तो ये भी एक सही तरीका है, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में आप लोग ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और इसे हाइलाइटर का उपयोग करते हुए हाईलाइट कर दीजिए। अब यहां पर एक एक करके बता दीजिए कि ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे मैं सॉर्ट कर देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। इसे हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। और इसे हम कहते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक। तो ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो आप लोगों को अभी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो यही बॉन्ड हाइबर साइकिल का कॉन्सेप्ट था। और कुछ भी अगर बच रहा है तो नोट्स में आपको सब कुछ है, तो वहां से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। इसका कुछ उपयोग भी है, जैसे कि इससे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, खुद लैटिस एनर्जी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हैं। इसी के लिए ही तो बॉन्ड हाइबर साइकिल कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो को सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया कि बॉन्ड हाइबर साइकिल क्या होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं, और कुछ भी बच जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन चीजों को एक बार देखूंगा। अगर कुछ भी जायज लगेगा, मतलब सही लगेगा, तो उसे हम जरूर अगला वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा अगर आप सबको समझ में आया है। कुछ नहीं तो आप लोग एक थैंक यू का नोट ही दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत काफी है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि रात में वीडियो बनाना बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आपके नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे, और जब आपको नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा तो आपके नंबर मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो उन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा, और जरूर घर पर रहिए, जिससे आप लोगों का सेहत अच्छा रहे, क्योंकि पढ़ाई का समय है, एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको अपने सेहत पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।